तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सीक्रेट इन्वेजन कॉमिक सीरीज की स्टोरी को जानने वाले हैं। ये वीडियो इस कॉमिक सीरीज का सेकंड पार्ट है और इससे पहले हमने इस कॉमिक सीरीज के पहले पार्ट को अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा है। तो अगर आप में से किसी ने अभी तक इस कॉमिक सीरीज के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाकर या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को यूज करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और मैं आप सबको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को इस कॉमिक सीरीज के पहले पार्ट को देखने के बाद ही वॉच करें, ताकि आपको इस कॉमिक सीरीज की स्टोरी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी अगर आपने पहले उस एपिसोड को देखा हुआ है तो फिर तो आप बेफिक्र होकर इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप सभी सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप सब उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सीक्रेट इन्वेजन कॉमिक सीरीज के सेकंड पार्ट की स्टोरी। पिछले एपिसोड में आपने देखा आयरन मैन को एक स्क्रल की डेड बॉडी मिलती है, जिस स्क्रल ने इलेक्ट्रा का रूप लिया होता है, और फिर यहीं से आयरन मैन, रीड रिचर्ड्स और डॉक्टर हैंक पिम को इस दुनिया में रहने वाले स्क्रल्स का पता लगता है। लेकिन इसके बाद ही एक स्क्रल शिप सीधा अर्थ के अंदर सैवेज लैंड में आकर गिरता है, जो देखकर माइटी एवेंजर्स और सीक्रेट एवेंजर्स दोनों ही वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन जब वो सब वहाँ पर पहुँचते हैं तब वो ये देखते हैं कि उस स्क्रल शिप के अंदर से अर्थ के पुराने सुपर हीरोज बाहर निकल रहे हैं। लेकिन इसी की दूसरी तरफ कुछ स्क्रल एजेंट्स अपने प्लान को अंजाम देते हुए अर्थ के स्पेस स्टेशन को ब्लास्ट कर देते हैं, पूरे स्टार्क टेक के अंदर वायरस डालकर उसे खराब कर देते हैं और फैंटास्टिक फोर के आधे घर को नेगेटिव जोन में मिला देते हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ एक बहुत बड़ी स्क्रल आर्मी स्पेस से सीधा अर्थ पर आ रही है और अब स्क्रल्स का इन्वेजन शुरू हो चुका है। अब आगे सैवेज लैंड के अंदर स्क्रल शिप से निकले सुपर हीरोज और अर्थ के सुपर हीरोज एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं, और किसी के लिए भी ये बता पाना बहुत मुश्किल होता है कि इन सब में से कौन सा सुपर हीरो असली है और कौन सा नकली है। अब आप सबको भी यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए यहाँ पर हम स्क्रल शिप से निकले सुपर हीरोज को ओल्ड सुपर हीरोज कहेंगे, और वो इसीलिए क्योंकि इन सारे सुपर हीरोज की कॉस्ट्यूम काफी पुरानी है, और इनके सामने जो अर्थ के सुपर हीरोज खड़े हैं उन सभी को हम नए सुपर हीरोज कहेंगे। तो अर्थ के सुपर हीरोज नए सुपर हीरोज और स्क्रल शिप से आए सुपर हीरोज पुराने सुपर हीरोज। स्क्रल शिप से निकले पुराने सुपर हीरोज अपने कैप्टन अमेरिका से ये पूछते हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, लेकिन पुराने कैप्टन अमेरिका उन सबको जवाब देते हैं कि इस बारे में तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो स्क्रल्स अपनी चाल हम पर फिर से चल रहे हैं। इसके बाद ही पुरानी एमा फ्रॉस्ट अपनी टीम के सारे मेंबर से कहती है कि मैं अपनी टेलीपैथिक पावर्स के जरिए ये जान पा रही हूँ कि सामने खड़े ये सारे लोग हमें स्क्रल समझ रहे हैं। पर ये सुनते ही पुराना स्पाइडरमैन कहता है मुझे ये सब सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सब ने अब तक बहुत कुछ झेल लिया है। इधर दूसरी टीम से नया एरिस सभी से कहता है कि तुम सब यहाँ से जल्द स्टार्क को लेकर निकलो, क्योंकि टोनी स्टार्क की हालत अभी बहुत खराब है और मैं समझ चुका हूँ कि ये सब कुछ एक जाल है, इसीलिए तुम सब पीछे हटो और इन सब का सामना मुझे करने दो। ये सब देखकर सारे सुपर हीरोज काफी परेशान हो जाते हैं और वो सभी एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। इसी बीच पुरानी मॉकिंगबर्ड पुराने होकाई से कहती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये सुनकर पुराना होकाई मॉकिंगबर्ड को जवाब देता है हो ना हो ये कोई जाल है और हमें फंसाया जा रहा है। लेकिन दूसरी टीम का नया होकाई जो कि अब रोनिन बन चुका है वो मॉकिंगबर्ड को देखकर हैरान हो जाता है, और वो इसीलिए क्योंकि मॉकिंगबर्ड कुछ टाइम पहले ही मर चुकी है। लेकिन इन सब के बाद ही दोनों टीम्स के बीच में तकरार बढ़ने लगती है, और फिर तभी एरीज अपनी टीम से कहता है कि टीम के जो भी मेंबर्स उड़ सकते हैं वो यहाँ से जल्द उड़कर निकल जाएं, और अगर हो सके तो अपने साथ टीम के दूसरे मेंबर्स को भी ले जाएं। बाकी तब तक मैं एरीज, गॉड ऑफ वॉर, इन सबको रोक के रखता हूँ, तो अब जल्दी से मेरी बात मानो और निकलो यहाँ से। लेकिन अर्थ के नए सुपर हीरोज एरीज की बात नहीं मानते और वो सब वहीं खड़े रहते हैं। और तभी नया ल्यूक केज सभी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि स्क्रल शिप से निकले सारे लोग असल में स्क्रल्स हैं, और मैं ये जानता हूँ कि ये सब यहाँ पर लड़ाई शुरू करने आए हैं, लेकिन अभी पिटाई होगी इनकी। और फिर इसके बाद ही स्क्रल शिप से निकले पुराने सुपर हीरोज और अर्थ के नए सुपर हीरोज के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, और दोनों टीम के सारे सुपर हीरोज एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। इसी बीच कैप्टन मार्वल आयरन मैन को उठाकर वहाँ से उड़ जाती है। आयरन मैन की बॉडी अभी भी पैरालाइज होती है और उसके सूट से जोर जोर से आवाजें आ रही होती है कि सारे सिस्टम फेल हो चुके हैं। वो आयरन मैन को ले जाते हुए उससे कहती है कि मैं जानती हूँ टोनी कि तुम अभी मुसीबत में हो और तुम्हारी बॉडी और तुम्हारा सूट तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, लेकिन हमें तुम्हारी जरूरत है और इसीलिए अभी तुम्हारा किसी सेफ जगह पर जाना बहुत जरूरी है। लेकिन टोनी स्टार्क उससे कहता है मेरी परवाह मत करो और तुम लोग निकलो यहाँ से। इधर दोनों टीम्स की लड़ाई काफी खतरनाक हो जाती है। सेंट्री और विजन आपस में लड़ाई करते हैं। हॉकाई यानी कि रोनिन फाइट करता है पुराने हॉकाई से, इको फाइट करती है बीस्ट से, और इसी तरह से सभी सुपर हीरोज एक दूसरे को मारने लगते हैं। हॉकाई यानी कि रोनिन अपना एक तीर उठाकर सीधा पुराने कैप्टन अमेरिका को मारता है, लेकिन पुराने कैप्टन अमेरिका अपने शील्ड से उस तीर को रोक देते हैं। कैप्टन अमेरिका की एजिलिटी और उनका
तरीका देखकर रोनिन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो कैप्टन अमेरिका असली कैप्टन अमेरिका है, लेकिन वो अभी भी काफी हैरान था क्योंकि वो ये जानता था कि अर्थ के कैप्टन अमेरिका मर चुके हैं। लेकिन रोनिन इसके आगे कुछ सोच पाता कि उससे पहले ही उन सबकी लड़ाई के बीच में एक बड़ा सा डायनासोर आ जाता है, जिस वजह से सारे सुपर हीरोज इधर उधर बिखर जाते हैं। इधर आयरन मैन कैप्टन मार्वल से कहता है कि यहीं सैवेज लैंड के अंदर एक म्यूटेंट सिटाडेल है जहाँ पर किसी टाइम पर एक लैब हुआ करती थी, तो इसीलिए प्लीज तुम जल्दी से मुझे वहाँ ले चलो। लेकिन जैसे कैप्टन मार्वल आयरन मैन को लेकर वहाँ पर पहुँचती है, वैसे वो दोनों देखते हैं कि वो जगह काफी बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। यहाँ आने के बाद आयरन मैन कैप्टन मार्वल से कहता है, कैरल मेरी बात सुनो, तुम जल्दी से जल्दी मेनलैंड में जाओ, क्योंकि जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है मेरे पूरे सिस्टम को किसी वायरस से इन्फेक्ट किया गया है और इसीलिए मेरा पूरा स्टार्क सिस्टम अभी खराब हो चुका है, इसीलिए मुझे सब कुछ नए तरीके से बनाना होगा। पर यह सुनकर कैप्टन मार्वल आयरन मैन से कहती है, लेकिन टोनी हमारी टीम वो लड़ रही है, उसे मदद की जरूरत है, तुम्हें नहीं लगता कि मुझे वहाँ जाना चाहिए? पर यह सुनते ही आयरन मैन कैप्टन मार्वल से कहता है, कैरल मेरी बात सुनो, पूरी दुनिया खतरे में है, तुम जानती भी नहीं हो ये खतरा कितना बड़ा है, सो प्लीज मेरी बात मानो और मेनलैंड जाओ और वहाँ जाकर पता करो कि आखिरकार चल क्या रहा है, और हाँ जो भी टीम के लोग बचे हैं उन सबको साथ में ले जाओ। पर इसके आगे कैरल डेनवर्स यानी कि कैप्टन मार्वल आयरन मैन से कहती है, लेकिन टोनी ये पूरी जगह बर्बाद हो चुकी है और शायद तुम यहाँ पर अपने लिए कुछ नहीं बना पाओगे। पर यह सुनते ही आयरन मैन कैप्टन मार्वल से कहता है, कैरल तुम शायद भूल रही हो, मैंने अपना पहला आर्मर इससे भी बुरी हालातों में बनाया था और मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिस चीज को स्कल्स भी कॉपी नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करूंगा, सो प्लीज तुम अब जाओ यहाँ से। इधर सैवेज लैंड में हम ये देखते हैं कि जहाँ दोनों टीम्स फाइट कर रही थी वहाँ पर डायनासोर के कई सारे पैरों के निशान थे और सारे सुपर हीरोज इधर उधर बिखर चुके थे। लेकिन इधर ही वुल्वरीन झाड़ियों से निकलकर ल्यूक केज के सामने आता है और वो ल्यूक केज से कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम ल्यूक केज हो या फिर एक स्क्रल, पर हाँ अगर तुम मेरे पास आए तो तुम्हें खोल के रख दूंगा। पर यह सुनकर ल्यूक केज उसे जवाब देता है, तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे क्योंकि मेरी पूरी बॉडी अनब्रेकेबल है। पर इस पर वुल्वरीन उससे कहता है, मेरे दोनों क्लॉज भी अनब्रेकेबल है। लेकिन जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं कि उनके बगल में पुराने स्पाइडरमैन की डेड बॉडी पड़ी होती है, क्योंकि वो डायनासोर के पैर के नीचे आकर मर चुका होता है। लेकिन स्पाइडरमैन की डेड बॉडी को देखकर ल्यूक केज और वुल्वरीन दोनों को ही पता लगता है कि पुराना स्पाइडरमैन असल में एक स्क्रल था। ये देखकर वो दोनों ये समझ जाते हैं कि स्क्रल शिप से निकले सारे सुपर हीरोज असल में स्क्रल्स ही हैं, जो कि शायद उन सबको यहाँ पर उलझाने आए हैं और ये लोग बहुत ही जल्द किसी बड़े प्लान को अंजाम देने वाले हैं। पर ये समझने के बाद ही ल्यूक केज वुल्वरीन से पूछता है कि आखिर जब ये हम सारे इंसानों को मारने ही आए हैं तो ये एक ही बार में न्यूक्लियर बॉम्ब से हम सबको खत्म क्यों नहीं कर देते। लेकिन ये सुनते ही वुल्वरीन ल्यूक केज को जवाब देता है कि स्क्रल्स ऐसा इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें हमारी दुनिया बिल्कुल सही सलामत चाहिए, बिल्कुल वैसी जैसी वो अभी है, बस उस दुनिया में हम नहीं होने चाहिए। और इसीलिए उन सब ने मिलकर ये प्लान बनाया है कि हम सब लड़कर एक दूसरे को ही मार दें। इसके बाद ही वुल्वरीन पुराने होकाई और पुरानी मॉकिंग बर्ड को देखता है और उन दोनों को देखते ही वो उनकी तरफ बढ़ता है। पास आकर वो देखता है कि पुराना होकाई भी एक स्क्रल था और इसीलिए वो ये समझता है कि पुरानी मॉकिंग बर्ड भी एक स्क्रल है, इसीलिए वो उसे जान से मारने के लिए उसकी तरफ भागता है। लेकिन तभी मॉकिंग बर्ड उससे कहती है कि प्लीज ऐसा कुछ मत करना, मैं कोई स्क्रल नहीं हूँ। लेकिन पास आकर जैसे वुल्वरीन मॉकिंग बर्ड के ऊपर वार करता कि उससे पहले ही उसके हाथ के ऊपर एक तीर आकर लगता है, जो तीर उसे रोनिन ने मारा होता है। वुल्वरीन चिल्लाते हुए रोनिन से कहता है कि तुम गलती कर रहे हो, तुम इसे पहचानते नहीं हो, ये एक स्क्रल है। लेकिन मॉकिंग बर्ड तब भी वुल्वरीन से कहती है कि मैं कोई स्क्रल नहीं हूँ। लेकिन फिर तभी रोनिन झाड़ियों से बाहर निकलकर मॉकिंग बर्ड के ऊपर अपने तीर से निशाना लगाता है और फिर वो मॉकिंग बर्ड से पूछता है कि तुम 12 अक्टूबर के बारे में क्या जानती हो। ये सुनते ही मॉकिंग बर्ड ये समझ जाती है कि जो उसके सामने खड़ा है यानी कि रोनिन असल में क्लिंट बार्टन है, यानी कि उसका पुराना दोस्त, और इसीलिए वो उसे जवाब देती है कि मेरे एवेंजर बनने के कुछ साल पहले मेरा मिसकैरेज हुआ था और इस बारे में मैंने किसी को भी नहीं बताया था, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर ये माना था कि अगर वो मेरा बच्चा पैदा होता तो उसका बर्थडे 12 अक्टूबर को आता। ये सुनते ही रोनिन समझ जाता है कि मॉकिंग बर्ड असल में ह्यूमन है, ना कि कोई स्क्रल, और इसीलिए वो अपना मास्क उतारता है और मॉकिंग बर्ड के पास आकर उससे कहता है कि तुम मर गई थी। लेकिन मॉकिंग बर्ड उससे कहती है मैं नहीं मरी थी, और फिर इसके बाद ही वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और फिर इसके बाद रोनिन यानी कि क्लिंट बार्टन वुल्वरीन से कहता है लोगन ये असल में कोई स्क्रल नहीं बल्कि एक इंसान है। पर फिर ये सुनकर वुल्वरीन मॉकिंग बर्ड से पूछता है अच्छा तो अगर ये बात है कि तुम इंसान हो तो तुम्हारे इन बाकी दो साथियों का क्या? ये हॉकाई और वो स्पाइडरमैन ये दोनों स्क्रल्स थे, तो अब हम ये कैसे मान लें कि तुम्हारे बाकी के साथी भी स्क्रल्स नहीं बल्कि इंसान है? क्या कैप्टन अमेरिका भी इंसान है या फिर कोई स्क्रल ही है? ये सुनते ही मॉकिंग बर्ड वुल्वरीन को जवाब देती है हाँ वो असली कैप्टन है, असली कैप्टन अमेरिका, और वही हम सबको यहाँ पर लाए हैं, और अगर वो ना होते तो हम लोग अर्थ पर वापस कभी नहीं आ पाते। इधर मैनहट्टन शहर के अंदर बैक्स्टर बिल्डिंग के आसपास के सारे लोग बिल्डिंग के ऊपर नेगेटिव जोन को देखकर हैरान हो जाते हैं और इसीलिए वो सभी बैक्स्टर बिल्डिंग के आसपास आ जाते हैं। इन्हीं सारे लोगों के बीच यंग एवेंजर्स भी होते हैं, क्योंकि बैक्स्टर बिल्डिंग की ये हालत देखकर एक दूसरे से ये कहते हैं कि उन्हें अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है, आखिरकार ये सब चल कर आए, ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है, और इसीलिए उन सबको जल्द से जल्द एवेंजर्स को ढूंढना होगा और उन सबको मिलकर एवेंजर्स की मदद भी करनी होगी। लेकिन कुछ टाइम बाद ही वो सब
सभी देखते हैं कि आसमान से एक बड़ा सा एलियन शिप सीधा उनकी तरफ आ रहा है और एकदम से वो एलियन शिप उन सब के ऊपर फायर करने लगती है। जिसके ठीक बाद ही हम सभी ये देखते हैं कि बहुत सारे स्क्रल्स जिन्होंने एवेंजर्स की कॉस्ट्यूम पहनी होती है वो सभी इंसानों के ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन इस अटैक के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों यही थी वीडियो सीक्रेट इन्वेजन कॉमिक सीरीज के सेकंड पार्ट के ऊपर। वैसे आप सभी को हमारी ये वीडियो और सीक्रेट इन्वेजन कॉमिक सीरीज के सेकंड पार्ट की स्टोरी कैसी लगी ये आप सभी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं।